नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश की बगावत पे कहीं न कहीं हाईकमान अब कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। उसके लिए जो ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट दी थी, वो मीडिया में भी लीक हुई है और आज हर जगह मीडिया में उसको प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट में जो बगावत हुई है, जो असंतुष्ट विधायक हुए हैं, इसके लिए ज़िम्मेदारी मुख्यमंत्री के साथ प्रतिभा सिंह की भी पूरी ज़िम्मेदारी तय की गई है। वहीं पे विक्रमादित्य सिंह पर भी सवाल उठाए गए हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने अनुशासन तोड़ा है। बगावत के बाद उनको इस तरह से अपना त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, उससे भी पार्टी अस्थिर होने पे, उनकी सरकार की अस्थिरता पे खतरा बढ़ा है। वहीं उन्होंने जो 12 विधायक और हैं, इन 6 विधायकों के अलावा उन सबको चेयरमैन ये वो कहीं न कहीं सरकार में एडजस्ट करने की सिफारिश की है। अब चर्चा ये उठ रही है कि प्रतिभा सिंह को हाईकमान पीसीसी चीफ के पद से हटा देगा, क्योंकि उन्होंने हाईकमान ने तय किया कि वो मंडी का पार्लियामेंट लड़े और पीसीसी चीफ का पद छोड़े। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो शुरू से ही जब से उनके बेटे विक्रमादित्य को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, तब से ही कहीं न कहीं हाईकमान से चर्चा कर रहे थे कि पीसीसी चीफ का पद किसी और को दिया जाए। अनिरुद्ध सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इस समय पंचायती राज मंत्री हैं, उनका नाम आ रहा है कि उनको नया पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है। लेकिन क्या ये जो नाजुक दौर कांग्रेस के अंदर चल रहा है, इस समय प्रतिभा सिंह को हटाना कितना मुनासिब होगा, ये देखने की बात है। अभी भी मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है, उनके साथ अनिरुद्ध सिंह गए हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब कांग्रेस के अंदर और नया क्या पकने जा रहा है, किसकी बलि होने जा रही है और क्या होगा? तो हमारे साथ आज की इस चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक शर्मा जी, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, जो संकट के समय अनुशासन तोड़ने की बात आ रही है, कहीं कहीं न कहीं कई चीज़ें आ रही हैं, रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी। इस तरह की वैसे मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट लीक नहीं होती है, सिलेक्टिव लीक लगता है कि सिलेक्टिव लीक कराया गया, इसके और भी पार्ट हो सकते हैं कहीं न कहीं। तो वहीं जयराम जी ने भी कहा आज कल फिर बयान दागा है कि नहीं लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे। तो आपको कितना उचित लगता है कि इस समय बगावत चल चल रही है और इस समय पीसीसी चीफ को पहली सज़ा देनी और वहाँ ये भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री कितने सक्षम हैं, अगर आने वाले समय में बगावत फिर होगी तो वो उससे कैसे निपट पाएँगे? इस पे भी डीके शिव कुमार की रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं कहीं। काफ़ी चीज़ें हैं। इस वक़्त में क्या किसी को हटाना या बिठाना कितना उचित है? जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब पहले तो महाशिवरात्रि पर्व की सभी को बहुत-बहुत बधाई और जय शुभकामनाएँ। जय भोलेनाथ। जय। जैसे कि डॉक्टर साहब पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक मीडिया में एक रिपोर्ट को देख रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो और ये कहा जा रहा है ये वही रिपोर्ट है जब कांग्रेस के 3 ऑब्जर्वर दिल्ली गए और उन 3 ऑब्जर्वरों ने रिपोर्ट सौंपी, ये उस मीडिया रिपोर्ट के अंश है। तो डॉक्टर साहब मैं इस पूरी रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ और मैंने इस रिपोर्ट को देखा है और उसके आधार के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि ये वो रिपोर्ट है ही नहीं। जी। ये बिल्कुल वो रिपोर्ट नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट लीक हुई है। जैसा कि आपने कहा कि ये रिपोर्ट सिलेक्टिव रिपोर्ट हो सकती है। सिलेक्टिव लीक हो सकते हैं कि कुछ अंश ये उसके लीक किए सिलेक्टिव हों। लीक हो सकती है क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर या किसी भी पार्टी के कार्यालय के अंदर कि 3 ऑब्जर्वर अपनी एक रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है इतने लापरवाह व्यक्ति हो सकते हैं कि उस रिपोर्ट को वो बाहर फेंक देंगे और मीडिया वाले उस रिपोर्ट को पढ़ लेंगे। तो मैं इस सारी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में या मैंने जो आकलन किया वो यही है कि कांग्रेस पार्टी अगर इन 8 बिंदुओं के ऊपर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी 3 पक्षों को जो है जो हिमाचल प्रदेश में संदेश देना चाहती है, वो 3 पक्षों को संदेश दिया है। पहला संदेश उन्होंने मुख्यमंत्री जी को दिया है, दूसरा संदेश उन्होंने प्रतिभा जी और विक्रमादित्य जी को दिया है और तीसरा संदेश उन्होंने बागियों को दिया हुआ है। और इसी रिपोर्ट से कांग्रेस का भविष्य का प्लान भी बिल्कुल स्पष्ट ढंग से नजर आ जाता है। सबसे पहले अगर जो सुक्खू जी के लिए संदेश दिया है कि सुक्खू जी आपको नहीं पता था कि हिमाचल प्रदेश में इस स्तर का जो है
वो लोगों के बीच में असंतोष चला है और सबसे बड़ी बात आप उससे निपटने में असफल हुए हैं। लोकसभा तक तो हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, परंतु भविष्य में आप अपनी कुर्सी से हाथ धो सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है अगर आप उस रिपोर्ट की भाषा को पढ़ें। और इससे प्रतिभा सिंह को भी और विक्रमादित्य और बागियों को भी बशर्ते वो स्टे लेकर आते हैं, तो उनको ये संदेश है कि आपकी जो ग्रीवियंसेस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा प्रतिभा जी और विक्रमादित्य को यह संदेश है, प्रतिभा जी को यह साफ कहा गया हुआ है कि ये सारी जो आग थी, आप उसको बुझा सकते थे, परंतु आपने बुझाने के बाद भड़काई। आप अक्षम है, आप तैयारी करो, आप अक्षम है, आप तैयारी करो। और साथ में जो आला कमान को यह डर लग रहा है कि कहीं प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं चले जाएं, तो ऐसे कंडीशन के ऊपर उससे पहले ही अध्यक्ष पद जो उनसे लेना चाहते हैं। उनको भी यह संदेश है कि हमें आपके बारे में जो आप करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी तरह से पता है। और तीसरा जो संदेश दिया है वो दिया है उन्होंने बागियों को। बागियों को यह कहा है कि ठीक है, एक या दो लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने यह सारा षड्यंत्र रचा, पर 4 लोग अभी भी वैसे हैं जो किसी ना किसी प्रलोभन में आकर जो है वो फंस चुके हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी से इस स्तर के ऊपर दगा नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए स्कोप छोड़ा है कि वो किसी भी तरह से पार्टी में भविष्य में वापस आ सकते हैं। ये जो है, और बाद में एक सरकार को उन्होंने संदेश दिया है कि आप जितनी जल्दी हो सकते हैं इन पदों को भर दीजिए, ताकि किसी व्यक्ति के अंदर जो है कांग्रेस के प्रति जो है वो विद्रोह की भावना नहीं आए। नेताओं में हो सकती है, नेताओं को अलग थलग करने की कोशिश की है, परंतु कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने के लिए उन्होंने जो स्टेप लिए जा सकते हैं वो लिए हैं। परंतु इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो पूरे दिशा निर्देश उन्होंने जो संदेश भेजा है, वो एक चीज को कांग्रेस आला कमान बिल्कुल छोड़ गया है, वो पक्ष जिसकी सबसे ज्यादा गलती थी। जी, सबसे ज्यादा गलती अगर किसी की थी तो केंद्रीय कांग्रेस आला कमान की थी। क्या उनको पिछले 1.5 साल से पता ही नहीं चल रहा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार और पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? क्या उनको इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि विधायक जो है बागी हो चुके हैं? क्या जो शुक्ला जी हैं, क्या उन्होंने आज तक रिपोर्ट ही नहीं दी? अगर इस पूरी रिपोर्ट के अंदर अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा जी या विक्रमादित्य जी को दोषी ठहराया गया है, तो राजीव शुक्ला को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए था, क्योंकि जो व्यक्ति पार्टी को नहीं संभाल सकते, वो देश क्या संभालेंगे कल को? बिल्कुल। और बागी बार बार कहते आए हैं कि हमने राजीव शुक्ला, केसी वेणुगोपाल और खड़गे जी तीनों को बार बार अपनी बात कही है, लेकिन हमारी बात किसी ने आगे ना सुनी ना उसका हल किया है। दोषी जाहिर है, एक और बहुत बड़ी दोषी है, और डॉक्टर साहब एक और बहुत बड़ी दोषी है, वो खुद है प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश में उनका घर है, हिमाचल प्रदेश में रहती है। अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, आप इसके कंपैरिजन में अटल जी के साथ तुलना कर लीजिए, जब भी वो प्रीणी आते थे वो सबसे मिलते थे, छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता। तो आपको भी उस दौरान मिलने का सौभाग्य उनसे मिला होगा। बहुत बार मिले हम तो उस बार उनसे। तो क्या प्रियंका गांधी अपने आप को इस स्तर की नेता मानती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना चाहती? क्या उनकी बात ही उन लोगों ने नहीं सुनी? ऐसा नहीं था, ये सिर्फ भारतीय कांग्रेस के अंदर ही पकड़ा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा पक्ष था वो केंद्रीय आला कमान ही था, परंतु अब जो है उन्होंने कुछ स्टेप उठाए हुए हैं, और उस स्टेप मुझे नहीं पता कि उनके मन में, क्योंकि इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर जो है भविष्य में कांग्रेस का क्या प्लान है वो तो बिल्कुल नहीं डिस्कस किया गया है, परंतु कोरेक्टिव मेजर क्या हो सकते हैं वो उन्होंने सिर्फ दर्शाए हैं, और सब लोगों को संदेश है। और दूसरी तरफ को एक और कहना चाहता हूं, विद्रोह सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी में भी पिछली सरकार के समय था। वहां क्या हुआ था, वहां सरकार 5 वर्षों के बाद गई थी और 24 लोग विद्रोह में खड़े हो गए हुए थे। यहां सरकार जो है 1.5 साल में जा रही है, यहां भी 19 लोग विद्रोह में है। देखिए ना, 6 सस्पेंड अयोग्य करार दे दिए गए हैं, 12 और असंतुष्ट हैं जिनके बारे में हाईकमान कहता है कि इनको एडजस्ट किया जाए, और एक विक्रमादित्य खुद है। 19 विधायक अभी भी अलग हैं इसमें। ये सेम सिचुएशन जो है ये भारतीय जनता पार्टी में जो था वो केंद्र स्ट्रांग था। किसी ने अनुशासन नहीं तोड़ा, सरकार रहते हुए अनुशासन नहीं तोड़ा, ना बगावत की। बाद में चुनावों के वक्त बगावत दिखी उनकी।
नहीं, वो उस समय केंद्र बहुत स्ट्रांग था, तो बगावत को दबा दिया जा रहा था, जिसका जी, खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को बाद में भुगतना पड़ा। कांग्रेस को यह खामियाजा 13 महीनों के बाद भुगतना पड़ा। स्थितियां तो दोनों तरफ को एक जैसी थी, परंतु सिर्फ समय उनको ज्यादा मिल गया, यहां कांग्रेस पार्टी को समय कम मिला। कुल जी, मिलाकर हम लोग यही कह सकते हैं, जो मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने जो स्टेप लिए हैं, वो सिर्फ सरकार को बचाने के स्टेप लिए हैं। परंतु जिस तरह से जयराम ठाकुर ने फिर कहा है कि विधायक शिमला में ही रहें, तो भारतीय जनता पार्टी को यह पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक स्टे लेकर आ जाएंगे और उसके बाद वो मिलकर सरकार को गिरा देंगे। बिल्कुल। तो अपने सांख्यान जी, हालात ये है कि जो भी ये रिपोर्ट है उसके अनुसार कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और अब ये चर्चा है कि प्रतिभा सिंह को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह उनकी जगह लेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं कहीं न कहीं, तो मुख्यमंत्री जी उनको लेके दिल्ली भी गए हैं, उससे पहले भी उन्होंने मीटिंग की है। लेकिन उस मीटिंग में बताया जा रहा है कि कुछ साक्ष्य अनिरुद्ध सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री ने भेजे थे, जिसमें प्रतिभा सिंह की कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट इस बगावत में जो शो कर सकती थी वो की है। वो प्रवीण जी इस पे व्याख्या करेंगे बाद में। और आपको लगता है कि ऐसे नाजुक वक़्त में अगर प्रतिभा सिंह को हटाया जाता है, अगर ये धड़ा अगर ये भाजपा में शामिल हो गया या कुछ भी करता है, तो फिर आपकी सरकार का बना रहना दिनों में, घंटों में, पलों में आ जाएगा। जी, संदीप जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, डॉक्टर साहब, मैं ये जितना भी प्रकरण हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अभी घटित हुआ, प्रवीण जी ने पिछली सरकार का भी जिक्र किया। मैं ये कहता हूँ कि कहीं न कहीं हम लोग राजनीति के मानसिक दिवालियेपन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जो मेरी अपनी समझ है। मैं उसके हिसाब जी, से कहना चाहता हूँ, जब पार्टियाँ जब कैंडिडेट को टिकट देती हैं, तो टिकट देने के बाद वो उसी उसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़के आती हैं और जीत के आती हैं। उसके बाद उन विधायकों की जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कुछ ना कुछ अपने जो उनका जो भी लीडरशिप है, उसको डिस्टेबलाइज़ करने में लग जाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने जी, जी, अपने कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं जो आज रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उस पे भी आऊँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी थे सुधीर शर्मा जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट थे, भारतीय जनता पार्टी से आए थे, राजेंद्र राणा जी। उसके बाद हमारे सेवा दल के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, सेवा दल के हिमाचल के चीफ रहे हैं इंद्ररथ लखनपाल जी। और उसके बाद रवि ठाकुर जी का जो पारंपरिक जो कांग्रेस के साथ जो एसोसिएशन थी, उनको लेके मैं इन 4 लोगों की अगर बात करूँ, तो कहीं न कहीं जो मैं राजनीतिक मानसिक जो उनके दिवालियेपन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आइडियोलॉजी में, विचारधारा में कहीं न कहीं कोई कमी तो नज़र हमें भी आई है। अच्छा, चैतन्य जी की और देवेंद्र भुट्टो जी की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे को नहीं लगता कि वो राजनीति में कोई बड़े परिपक्व नेता हैं जिस तरह से है। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है, तो वो कहीं न कहीं हाई है। तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एवरी इंडिविजुअल जो वहाँ से जीत के आता है, वो मानसिक तौर से क्या वाक़ई में समाज सेवा करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, जो मैं समझता हूँ। अब मैं आता हूँ जी, दूसरी, जो आज मीडिया के अंदर जो खबरें छपी हैं, वो लीक हुई है या नहीं हुई है, तो उन खबरों को पढ़ के तो ये आकलन मैं लगा रहा हूँ कि वो सारी के सारी एक प्लांटेड स्टोरी है, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की गई है। जो पहलू उन उन रिपोर्ट्स के अंदर जो आज मीडिया के अंदर हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ-कुछ दैनिक समाचार पत्रों ने उसको फ्रंट पेज पे भी उठाया है। लेकिन मेरे को ये बिल्कुल, लग रहा है कि कहीं न कहीं उन चीज़ों को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ कहीं जगहों पे हमारा फेल्योर रहा है, पार्टी लेवल पे भी रहा है और सरकार लेवल पे भी रहा है। मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कुछ लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन के दायरे में रह के ही सरकार को चलाना पड़ेगा और उन लिमिटेशंस के आधार पे ही उन्होंने अपनी कार्यशैली को दर्शाया है। और वैसे भी जो कांग्रेस की जो नीति रहती है, हम ज़्यादा के ज़्यादा जो हमारा फ़ोकस रहता है, आप 1885 से आज तक कांग्रेस की नीतियों को देखें अगर, तो हम जनहितैषी की तरफ ज़्यादा रहे हैं। हम कॉर्पोरेट नीतियों की तरफ कम रहे हैं।
हमने देश के अंदर आरटीआई दिया, आरटीई दिया, मनरेगा दिया, फूड सिक्योरिटी बिल चलिए दिया। वो तो दिया, लेकिन यहाँ की सरकार को मत खो दीजिए, सवाल उस पे हो रहा है। आज मैं वो बड़े बड़े मुद्दों को छोड़िए अभी। नहीं, मैं उसी संदर्भ पे आ रहा हूँ। वो मैं सबको उसी पता है, संदर्भ वो पे आ रहा सबको हूँ। पता है। हमने कभी इस तरह की वो नहीं दी, लेकिन फिर भी जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन जो रहा है, पर लेकिन मैं एक चीज और कहता हूँ कि जो दूसरी चीजें जो थी, अगर स्टेबलाइज यहाँ पे बहुत बढ़िया स्टेबल गवर्नमेंट थी, तो उसको डिस्टेबलाइज करने की कौन लोग थे जिन्होंने इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, वो कौन लोग थे? ये भी तो एक समाज के अंदर ये चीजें भी तो देखनी पड़ेगी, इनका भी एक अध्ययन करना पड़ेगा, इनका भी तो एक विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम राजनीति को, हम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो किस दशा और किस दिशा में लेके जा रहे हैं। ये चीजें भी जी तो अकल बिल्कुल, करने लेकिन की है। लेकिन अब सांख्यान जी देखिए देखिए, कांग्रेस के अंदर प्रवीण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपका हाईकमान भी उतना दोषी है। अगर मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ को दोषी ठहराया जा रहा है रिपोर्ट में, और अब जो बागी विधायक है राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा बार बार मिले हैं। वो आपके खड़गे जी से मिले हैं, और आपके पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला जी से तो बार बार मिलते रहे, वेणुगोपाल जी आपके महासचिव संगठन, उनसे बार बार मिलते रहे, कोई ये नहीं हुई। लेकिन बागियों का भी देखिए, बागियों ने राजेंद्र राणा कब से आपको पत्र लिख रहे थे, मुख्यमंत्री जी को खुले पत्र लिख रहे थे, और बातें कौन सी उठा रहे थे वो, गारंटियों को पूरा करने की, जेओआईटी, एसएमसी, रोजगार। और अब मुख्यमंत्री जी जब सरकार संकट में आ गई, उन सब चीजों को कर रहे हैं अब, पहले नहीं, कर लेते देखिए ये चीजें। नहीं, जी देखिए साहब, मुख्यमंत्री जी ने क्या करना है, कैसे करना है, वो उनको पता है कि उनका जो सरकार का विधान बोलता है और सरकार की जो व्यवस्थाएं बोलती हैं, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। वो संदीप सांख्यान के बोलने से क्यों करें, या किसी विधायक के बोलने से क्यों करेंगे? उनको पता है कि उन्होंने उन्होंने एक कंस्टिट्यूंसी को नहीं चलाना है, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र को नहीं चलाना है, उनको 68 जो विधानसभा क्षेत्र है उनको चलाना है, तो वो अपने ढंग से करेंगे। लेकिन जो जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं एक्सक्यूज करने के लिए, जब मैंने पार्टी को छोड़ के जाना है या मैंने कोई पार्टी के खिलाफ कोई बगावत करनी है, तो मैं भी तो अपने केंद्रीय नेतृत्व को सीधा एलिगेट करूंगा। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वैचारिक क्षमता की कमी है ना। जो जो समस्याएं हैं समाज के अंदर, जब सरकार बनती है तो समस्याएं तो किसी भी सरकार के अंदर रहती हैं। तो लेकिन इसका मतलब आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाता हूं, तो मैं सबसे पहले सुक्खू जी को या अपने खड़गे जी को, उनको वहां पे कह दूं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया या ऐसा नहीं किया। ये तो सारी के सारी एक राजनीतिक तुकबंदी है, ये एलिगेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। जो चीजें थी मैं बता देता हूँ। अभी देखिए 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सुजानपुर के अंदर गए, और जब से सरकार बनी है तो सुजानपुर के अंदर उन्होंने कितने दौरे किए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो हमारा 1 साल का जो कार्यक्रम था वो धर्मशाला में किया, चैतन्य जी के एरिया में गए, देवेंद्र भुट्टो जी के एरिया में गए, और इंद्रदत्त लखनपाल जी के एरिया में गए, और 3 दिन पहले ही वो रवि ठाकुर के एरिया में थे। तो ऐसा नहीं था, वहां एक मंच पे इकट्ठे होते हैं। उसके बाद ये ऐसा कौन सा ऐसा प्रलोभन में ये लोग आ जाते हैं, जो ये सारी के सारी जितनी भी परिणति नहीं, लेकिन कुछ बातें हो जाती है, कुछ बातें हो जाती है। सांख्यान जी धर्मशाला में गए, रोड शो हुआ, सुधीर शर्मा को जीप में भी नहीं बिठाया गया, सुंदर ठाकुर कुल्लू का विधायक और सीपीएस उसको मुख्यमंत्री साथ बिठा रहे हैं। तो जो स्थानीय बाजार के अंदर रोड शो हो रहा है, तो स्थानीय विधायक जब नजर रहेगा तो उसको चुभेगा। ऐसी चीजें कई जगह हुई हैं, और भी हुई, मैं और वहां भी पे मैं था, ज्यादा मैं नहीं कर अपने पाऊंगा आप में मैं। हाजिर था। मैंने देखा था कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी थे, अभी उनको आने में समय था, उससे पहले ही वहां पे मंच पे आ गए थे हमारे सुधीर शर्मा जी। माननीय सुधीर शर्मा जी वहां मंच की मंच बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोड शो की बात कर रहा हूँ, जो धर्मशाला रोड सिटी शो के तो अंदर हुआ। रोड शो तो उसके वो बाद छोड़िए, हुआ ना, जब वहां पे निकले चलिए वो, चलिए और उन्होंने चलिए, उनका विवेक जी के वेलकम पास किया। जाता हूँ मैं। मैं वही था, विवेक जी ये बात वही छोड़िए थी, उसको, और विवेक जी मैं वही था। ये जो और अभी भी उसके कहा बाद जा रहा उन्होंने है, जैसे रिपोर्ट लीक हुई है संबोधित कि भी किया। 12 सबसे असंतुष्ट पहले विधायकों को पद बांटे जाएं, और 2 विधायकों को तो पद दे दिए गए हैं, कैबिनेट रैंक के दर्जे दे दिए गए हैं। जाहिर आने वाले समय में इस बगावत को बांधने के लिए कांग्रेस पद बांटेगी, लेकिन प्रतिभा सिंह का जाना तय है। उनको क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है, वो खुद घर के अंदर बंद होके बैठ गई हैं। वो कहीं ना प्रचार के लिए जा रही है, ना कुछ कर रही हैं, और पार्टी अभी तक स्क्रूटनी भी नहीं कर पाई है जो 36 आवेदन आए हैं लोकसभा के। मतलब कांग्रेस बहुत पिछड़ रही है लोकसभा चुनावों की, और आपके 2 टिकट भी आज कल में शायद 4 में से 2 तो अनाउंस हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये जो संकट, ठीक है, संकट के पीछे भाजपा खड़ी है, वो सबको पता है,
लेकिन अब आपको लगता है कि जैसे जयराम जी बार-बार कह रहे हैं कि लोकसभा के 7 विधानसभा चुनाव हो जाएँगे, क्या ऐसी संभावना बन रही है? नहीं देखिए, जी, संख्या जी कुछ कह रहे हैं तो कह नहीं, लें। मैं इनके पास बाद में आऊँगा, पहले आप कर लें। सवाल आपसे। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या हो रहा है संगठनात्मक दृष्टि से, वो हमारा विषय नहीं है। जी। सरकार में क्या हो रहा है और उसकी इम्प्लीकेशंस प्रदेश में और व्यवस्था में और प्रशासन पे क्या आ रही हैं, उस पर हम पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने फेलियर्स को बार-बार छुपाने के लिए हमारे ऊपर छीटाकशी करती है। ये उनकी कमजोरी को दर्शाता है। और लगभग पिछले 7 महीने से जुलाई ऑनवर्ड्स हमने जब भी इस सरकार को सचेत करने की कोशिश की, हमने इन्हें कहा कि आप अनुभवहीन हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन है। हमने कहा कि आपके यहाँ अंतर्कलह है, इन्होंने कहा नहीं, मित्रों की सरकार है। हमने कहा कि आपके विधायक और व्यवस्था लाचारी की तरफ जा रही है, तो इन्होंने कहा नहीं, ये भीतर का लोकतंत्र है। और जब वो लोकतंत्र इनको राज्यसभा चुनावों में दिखाई दिया, तो ये बुरी तरह से एक विस्फोटक स्थिति में चले गए और ये आज उसी की ही सारा परिदृश्य सामने आ रहा है। और मनोवैज्ञानिक स्थिति इतनी बदतर है कांग्रेस की कि जिन्हें मुख्यमंत्री जी 3 दिन पहले काले नाग बता रहे थे, कल उन्हें कह रहे हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको हम भूला नहीं कहते। अनुभवहीनता इनमें इतनी ज्यादा है कि विक्रमादित्य जी अपनी मर्जी से चाहते हैं मिलने के लिए बागी विधायकों से, और मुख्यमंत्री जी क्लेम करते हैं कि जी वो मुझसे बातचीत करके गए हैं, जबकि वास्तुस्थिति नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर कांग्रेस इस क्राइसिस को कंट्रोल करना चाहती, तो क्या उनके पास सीनियर लीडरशिप का अभाव था? क्या वो विप्लव ठाकुर जी, कौल सिंह, आशा कुमारी या आनंद शर्मा जैसे जो लोग थे, क्या उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकती थी? इन्होंने नहीं किया। अपनी कैबिनेट के जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, चाहे डॉक्टर धनीराम शांडिल हैं या चंद्र कुमार जी हैं, क्या उनकी सेवाएं ये उपयोग नहीं कर सकते थे? क्या अपनी प्रदेश अध्यक्षा को इस मैनेजमेंट में ये नहीं लगा सकते थे? इन्होंने नहीं लगाया। ये वास्तव में एक, जैसे वो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता, कॉलेज के विद्यार्थी या छोकरे जिस प्रकार से राजनीति करते हैं, ये उस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और ये उसी का नतीजा इनके सामने आ रहा है। हालत ये हो गई इनकी कि कल की कैबिनेट में इन्होंने 877 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। परसों सांख्यान जी बोल रहे थे कि आप विरोध करिए 1500 रुपए का, आप विरोध करिए 1500 रुपए का। मैं ये कहता हूं, आप ये बताइए कि कर्मचारियों को तो 33 वर्ष में आप दे रहे थे उनका डीए, वो वापस ले लिए सूचना, ठीक है ना। युवाओं की जहां तक बात आती है, युवाओं के लिए रोजगार की कोई बात नहीं है। अपने चहेतों को निगमों बोर्डों में प्रसाद बांट रहे हैं और इनके ही जो नाराज विधायक हैं वो कह रहे हैं कि चादर फटने लगी तो खैरात फटने लगी। ये सुधीर शर्मा जी का बयान है, ठीक है। न्यायालय इनके अधिकारियों से लेकर के इनकी योजनाओं को वहां से निरस्त कर रहा है। आप इनकी हालत को देखिए, 14 माह में जो लोग 14,000 करोड़ का कर्ज ले लिया और उसके बाद 14 महीने ये हमें कोसते रहे कि ये पिछली सरकार इतना कर्जा छोड़ गई, इतनी कर्जा छोड़ गई। आज ये इनके पास 870 करोड़ का प्रावधान कहां से करेंगे? और इनके पास वो 1100 करोड़ और कर्जा लेने जा रहे हैं। आज ये भी है आज समाचार पत्रों में। 15 महीने 15,000 करोड़ से ऊपर निकल जाएंगे। आप इनकी हालत देखिए। इन परिस्थितियों में कांग्रेस ये प्रदेश कैसे चलाएगी, हमारी नजर इसके ऊपर है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने विधायकों, अपने सभी पदाधिकारियों को सचेत रहने के आदेश दिए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष द्वारा और माननीय नेता प्रतिपक्षी द्वारा। अब परिस्थितियां हैं कि कांग्रेस की हालत कितनी मतलब बदतर है। और मैं बताऊं, इमेच्योरिटी का लेवल देखिए। आज 5 मार्च को ये उन अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं जो 7 या 8 दिन बाद पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है।
अरे आप इतनी मनोवैज्ञानिक स्थिति में काम कर रहे हैं, अब प्रश्न चलिए, ये वो है साल में एक बार तबादले खुलते हैं विवेक जी, वो इस बार नहीं, थोड़ा पहले तितली खोलने इन्होंने पड़ेगी, 1 आध घंटा लगने जा रही है, वो सारी सरकारें ऐसा ही करती हैं। आपकी इन्होंने सरकार में भी इन्होंने ऐसा ही किया है। इन्होंने हम एसडीएम्स के प्रत्यक्षदर्शी रहते तबादले हैं कर हर दिए, सरकारों में। एसडीएम्स के जी, तबादले कर दिए, जो इनके नाराज विधायकों करने के पड़ते हैं, लिए करने थे। पड़ते हैं। तबादले एक रूटीन प्रक्रिया है जो मुख्यमंत्री इसीलिए आज ये सब कुछ झेल रहे हैं, उन्होंने समय पे तबादले नहीं किए। वो आपके समय के अधिकारियों के साथ चलते रहे और ना उनके साथ कोई सूचना तंत्र काम किया, ना कुछ किया। इतनी बड़ी बगावत की खिचड़ी पकती रही, उनको पता तक नहीं लगा। और फिर भी मैं ये कहता हूं, हम तो दाद देते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, फिर भी आगे ऐसी परिस्थितियों को डिफेंड कर रहे हैं। अरे नहीं, आपको यही तो कुशल प्रवक्ता का यही तो है। चलिए, एकदम मैं भी एकदम शुरू करने की जी, आवश्यकता जी। है इनको, जी, ये प्रवीण जी से एक सवाल आत्मचिंतन होगा, फिर मैं सांख्यान जी के पास आऊँगा, जवाब देंगे सांख्यान जी। प्रवीण जी, आपको लगता है कि विक्रमादित्य का के लिए जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विक्रमादित्य जो बागियों से मिले हैं 2-3 बार, कहीं वो चीज़ उन पे भारी तो नहीं पड़ गई? जो उनके आगे उन पे कमेंट किया गया कि आप भविष्य में उन पे कितना भरोसा कांग्रेस पार्टी कर सकती है? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह को भविष्य का नेता मान रहा था, हाईकमान भी मान रहा था कि उनकी उम्र बहुत कम है, बहुत यंग है और आगे वो कांग्रेस के लिए एक एसेट होंगे और कहीं न कहीं वीरभद्र सिंह की लेगेसी भी उनके साथ है। तो अब विक्रमादित्य सिंह ने भी क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर लगा लिया है बागियों से, जो बार-बार संवाद कर रहे थे, हाईकमान के पास जा रहे थे कि इनको वापस ले लो, ये ले लो। वो तो नहीं उनके ऊपर भारी पड़ गया कहीं? जी, देखिए डॉक्टर प्रवीण साहब, जी। सबसे पहले तो ये है जो सांख्यान जी ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है, ये मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। तो नहीं, सांख्यान रिपोर्ट जी, तो मैं तो प्रतिभा यही सिंह, कहना चाहता हूँ, विक्रमादित्य हाँ, सबके ही खिलाफ है। हाँ, जी। अगर ये रिपोर्ट साजिश होती तो अब तक आपका हाई कमांड इसको खारिज कर चुका होता। जी, उन्होंने हाँ, खारिज कल से नहीं चल किया। रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कल हाँ, से तो चल रही है। मतलब यही है कि वो अल्टीमेटली इस रिपोर्ट को आप लोगों को एज ए संदेश देना चाहते हैं। अगर आप अभी भी संदेश नहीं ले रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। संदेश ले लीजिए, उनका संदेश समझ लीजिए। अब दूसरी बात है विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य जी शुरू से ही इस गेम के पार्ट रहे हैं। इसमें समझने की आवश्यकता थोड़े ना है कि एक तरफ उन्होंने 6 विधायकों ने राज्यसभा के लिए वोटिंग की और उसके बाद जो है जब दबाव बनाने की सिचुएशन आई तो विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दे दिया। बाद में जब सारी सिचुएशन संभल गई तो विक्रमादित्य जी का गला दबाने के लिए उन विधायकों ने फिर कहा कि हम लोग तो मर गए, आप लोग तो बच गए। तो विक्रमादित्य जी आनन फानन में कभी दिल्ली दौड़ रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं। तो वो जो पोस्टमैन का काम विक्रमादित्य जी कर रहे हैं, वो ही सारा संदेह के घेरे में है। वो जी, बिल्कुल इस पूरी की पूरी, अगर पूरी लड़ाई में अगर देखा जाए, कोई व्यक्ति भविष्य में अगर नुकसान में रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विक्रमादित्य जी ही रहेंगे। जी। और मुख्यमंत्री जी अपने 14 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। मैक्सिमम 5 बड़ी गारंटियां वो दे चुके हैं, भविष्य में लोगों को बताने के लिए हो जाएंगे कि मैंने मुख्यमंत्री रहते ये काम कर लिए। पर विक्रमादित्य जी के पास ऑप्शन अब बची क्या है? या वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं और भारतीय जनता पार्टी में उनकी हालत जो है वो अनिल शर्मा की तरह ही होगी। वहां वो बिल्कुल, मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया हुआ है। वहां पे बहुत सक्षम लीडर है। बिल्कुल, वो विक्रमादित्य की वजह से भारतीय जनता पार्टी भी, इनके बिना भी भारतीय जनता पार्टी 70% वोट ले चुकी है और विधानसभा में 49% वोट ले चुकी है। विक्रमादित्य और प्रतिभा जी की हालत तो ये है कि अपने संसदीय क्षेत्र में 17 में से वो सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाए हैं। तो देखिए, विक्रमादित्य जी इस पूरी लड़ाई में अगर किसी व्यक्ति ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है तो वो है एक प्रतिभा जी और दूसरे है विक्रमादित्य जी। और यही वजह दूसरा है कि कांग्रेस बिल्कुल, आला कमान ने इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। बिल्कुल किया है, बिल्कुल। और और दूसरा सवाल ये विक्रमादित्य, है और अब मैं दूसरे ढंग से भी बताता हूं कि मंडी में क्या सिचुएशन है। देखो, मंडी में जो लोगों की आपस की बातचीत है, लोगों कहते हैं कि विक्रमादित्य और प्रतिभा जी का भी आपस में विचारों में अंतर है। वो किसके कारण है? कुछ लोग जो है वो प्रतिभा जी को आगे बढ़ाकर जो है सारा का सारा खेल रच रहे हैं, जिसमें उनके मंडी के ही एक व्यक्ति के बारे में जो बहुत करीबी है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने ही सब कुछ उकसाया। जी। तो इस परिवार के बीच में भी विरोधाभास कहीं ना जी, कहीं देखने को बिल्कुल, मिला जो है अनिरुद्ध इन सिंह चार ने पांच जो दिनों के साक्ष्य अंदर। दिए हैं, जो साक्ष्यों की बात हो रही है, अनिरुद्ध सिंह ने कुछ वीडियो फुटेज और कुछ अखबार की कटिंग भेजी है जिसमें प्रतिभा सिंह के बिल्कुल करीबी और पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो है आजकल अमित पाल सिंह, वो गलबहियां कर रहे हैं
उनके साथ बागियों के साथ गले मिल रहे हैं, रवि ठाकुर के साथ, आशीष के साथ, इंद्रदत्त लखनपाल के साथ, वो सारी फुटेज केसी वेणुगोपाल को दी गई है। वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है कि जिसको लेके अब प्रतिभा सिंह की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है। जी प्रवीण जी। देखिए, कुर्सी तो प्रतिभा जी की इसलिए तय मानी जा रही होगी क्योंकि कांग्रेस के आला कमान के पास ये खबर पूरी तरह से पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रतिभा जी को यहां से मंडी से चुनाव लड़वाना चाहती है। तो जो करेक्टिव मेजर होते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा बेइज्जती नहीं हो जाए कि इनका 3 कार्यकारी अध्यक्ष तो जा चुके हैं, अब कहीं प्रदेश से चला जाए तब तो पूरी पार्टी टूट जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने करेक्टिव मेजर पहले से जो एक ऐसे स्टेप जो है भविष्य में ज्यादा परेशानी नहीं हो, तो शायद वो जो रिपोर्ट लीक की है उसमें थोड़ा सा जो है उन्होंने प्रश्न चिन्ह जो है वो प्रतिभा के ऊपर भी लगाया हुआ है, ताकि वो बाद में कह सके कि हम लोगों ने प्रतिभा को भी सचेत किया था। जी तो जी। कहीं ना कहीं केंद्रीय कांग्रेस के पास ये पूरी तरह से पुख्ता सूचना है कि प्रतिभा जी जा सकती हैं। अगर प्रतिभा जी गए तो विक्रमादित्य का क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है अब ये लोगों के सामने आया। जी सांख्यान जी, प्रतिभा जी अगर जाती हैं इस नाजुक वक्त में, और आपने देखा होगा, बेशक आपने नंदलाल जी रामपुर के 4 बार के विधायक को आपने कैबिनेट रैंक दे दिया और आजकल उनके साथ स्पोर्ट भी चल रही है, पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस ये वो सारा कुछ, और सीपीएस जो रोडू से हैं बरागटा जी, उनको भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दे रखा है। लेकिन उनका एक बयान आया था 2-3 दिन पहले कि हम हॉली लॉज के वफादार हैं। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह का कोई चीज होती है, वो ये चीजें छोड़ भी सकते हैं? क्योंकि उनका जीतना नहीं जीतना हॉली लॉज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि रामपुर और रोहडू वीरभद्र सिंह के घर हैं। ये नुकसान भविष्य में दे सकता है आपको। मतलब मैं ये समझता हूँ कि आज का जो विषय है डिस्कशन का, वो हाइपोथेसिस पे ज्यादा है तो और फैक्ट्स पे कम है। जो जितनी भी बातें होती है भविष्य की राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या राजनीति में आकलन ही होते हैं। राजनीति में मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप कल को नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देंगे, कल देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। राजनीति की डिस्कशन ऐसे ही होती है। देखिए डॉक्टर साहब, ये नहीं है, लेकिन क्या वहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर तो दिल्ली की राजनीति के अंदर हिमाचल के बारे में क्या विचार चल रहा है उसके बारे में मैं अभी कमेंट कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। ये बड़ी साफ सी बात है। उनकी वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं और अपने निर्णय वो क्या वहां से निर्णय करते हैं वो देखा जाएगा। हिमाचल की राजनीति उस हिसाब से तय होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी आज का डिस्कशन है, ये जो अखबारों में या जो सोशल मीडिया के अंदर जो खबरें चल रही हैं, ये उनके ऊपर बेस्ड है। लेकिन एक चीज सामने आई है, मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि आज आपने जो बात करी है कि सांख्यान जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप राजनीति की बात में भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति और जो राजनीति क्या ब्रेकिंग के हिसाब से चलाती है? क्या उनका भारतीय जनता पार्टी की नीति पूरे देश के अंदर ये बन चुकी है कि कहाँ सरकार बनती है वहां पे टेंट लगा के बैठे जाए, वहां क्या हो रहा है, बजाय आप राजनीतिक मुद्दों पे लड़े और बजाय आप राजनीति पे बात करने लगे, तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और वैसे मैं डॉक्टर साहब एक चीज और बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन मुद्दों की बात की, मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर ये ठीक है कि कांग्रेस को 10 जनपद के नाम से बदनाम किया जाता है। कांग्रेस के खिलाफ 10 जनपद के खिलाफ ये मुद्दा उठाया गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी सामने आए, उनको वहां पे प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन आज भी अगर जिस तरह से 10 जनपद को बदनाम किया जाता है, मैं आज बता देता हूँ, कांग्रेस के अंदर राइट मतलब हर आदमी को बोलने का अधिकार है। हर आज कांग्रेस के अंदर जितना बड़ा लोकतंत्र विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, मेरे ख्याल में विश्व की किसी भी पार्टी के अंदर इतना बड़ा लोकतंत्र काम नहीं करता। विवेक जी इसका आपका जवाब देंगे। विवेक जी और कांग्रेस के अंदर फैसले लेने की क्षमता भी है और कांग्रेस के अंदर चलिए विवेक जी जवाब देंगे। विवेक जी जवाब देंगे जी। सांख्यान जी को मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई साधु संतों का दल नहीं है। हम घर से भजन कीर्तन करने नहीं आते, हम ये देखने आते हैं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी कहते थे कि जब अंतिम समय आते हैं तो
जी। मैं कहा वीरभद्र सिंह जी कहते थे कि जब अंतिम समय आता है तो व्यक्ति दान पुण्य करने जाता है, तो सुक्खू जी जिस हिसाब से ये स्कीमें बांट रहे हैं ना, ये लगभग उसी दृष्टि पे है कि वो दान पुण्य कर रहे हैं, बाकी सरकार आपकी बचने वाली नहीं है, ये लगभग सुनिश्चित है। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। चलिए तो आज हम चलिए आपने हिंदुस्तान की राजनीति की है, ये जो राजनीति आपने करी है, ये यही राम नाम के नाम से आपने राजनीति करी है, इसी नाम के ऊपर आपने लोगों को भ्रमित किया है। चलिए चर्चा को विराम दीजिए सांख्यान जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो बगावत है, कहीं ना कहीं सरकार की अस्थिरता है, उसको लेकर अब हाईकमान ने उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रियंका गांधी खड़गे जी और बाकी हाईकमान के लोगों से मिलने दिल्ली गए हुए हैं। साथ में अनिरुद्ध सिंह गए हुए हैं मंत्री, और संभावना जताई जा रही है जिस तरह से रिपोर्ट ऑब्जर्वर ने दी है, और उसकी पहली कड़ी में बलि किसकी होगी, माना जा रहा है कि बलि होगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की, और उनको सिर्फ चुनाव में उतारा जाएगा और उनसे पीसीसी चीफ पद ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में अगर उनको हटाया जाता है तो उनका कदम क्या होगा आगे, क्या ये जो बगावत का दौर है ये और खिंच सकता है। वहीं जयराम ठाकुर जी ने दावा किया है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बागियों की याचिका की सुनवाई में क्या होता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि अब लोकसभा चुनावों की तिथियां घोषित होने में भी कुछ समय रह गया है। लेकिन ये एक नया फार्मूला, ठीक है, करेक्शन करनी है, कई चीजें सुधारनी है कांग्रेस हाईकमान ने, उसके लिए बराबर दोषी ठहराया गया मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह को, लेकिन गाज वहां गिरेगी। विक्रमादित्य बीच में फंसे हुए हैं क्योंकि वो बागियों को वापस लेने के लिए प्रयासों में है, लेकिन वो प्रयास उनके ऊपर अब भारी पड़ रहे हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।